के जोर पे शलवार पहन ली थी। तो तुम जब ये मानते हो कि तलवार के जोर पे शलवार पहनी थी, तो फिर औरंगजेब की औलादों की तरह क्यों बकवास कर रहे हो? औरंगजेब बाहर का था, बाबर बाहर का था, अकबर बाहर का था, फिर उनके द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को के खिलाफ आप क्यों लड़ रहे हैं? आप उनके वारिस हैं, आप कस्टोडियन हैं। तो या तो तय करो कि आप इस भूमि में थे, आप उस समय 2 रुपए किलो चावल में बिके और आपने भगवान दास से अपना नाम गुलाम नबी रख लिया। कोई संबंध नहीं है। अगर उनसे संबंध नहीं है तो भारत भूमि पर गिनती करके जो 42,000 मंदिर हैं, उसकी लड़ाई तुम लड़ क्यों रहे हो? या बाबर अकबर तुमको कोई पर्चा दे गए थे? लेकिन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, या तो तुम उनके वंशज हो तो लड़ो, तो लड़ेंगे, लेकिन फिर ये मत करो हम यहीं के थे। हमारे पूर्वज वो नहीं है जिन्होंने तलवार के जोर से शलवार पहनी थी। हमारा पूर्वज छत्रपति शिवाजी है, संभाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, जिसने जान दे दी लेकिन अपनी आस्थाओं परंपराओं से कंप्रोमाइज नहीं किया। इसलिए आज उनका कोई वंशज नहीं है दुनिया में, लेकिन तब भी मध्य प्रदेश के धार जिले के एक छोटे से गांव में हम सब उनकी गाथा सुन रहे हैं। जिंदा रहना है तो मरना सीखो। मर मर के जीने वाली कौमें कभी जिंदा नहीं रहती। जिस दिन मरने का फन आ जाएगा, दुनिया आपके कदमों में होगी। इसलिए हमने हर चीज के अंदर शॉर्टकट अपना लिया है। नेताजी आए हैं तो पूजा जल्दी से कर दो। नेताजी खड़े रहो, पूजा उतनी होगी, तुम्हारे चक्कर में आधी नहीं होगी। ये जो बीमारी है, नहीं, आस्था के हिसाब से जो होना है वो होगा। समय है, नेताजी आपके पास बैठिए नहीं, भाड़ में चले जाइए, आप जैसे 350 घूम रहे हैं। हम सत्ता और ताकतवर के साथ में कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? हमारे इतिहास में कब ऐसा हुआ कि ये बड़े आदमी हैं, इनके लिए कंप्रोमाइज नहीं करना भाई। जो विधि विधान है वो होगा। आपको समय है तो रहिए, नहीं चले जाइए। ऐसा नहीं कि आपने इस गांव में आकर के क्या आप जल्दी में, आप जल्दी में है, मेरी आस्थाएं जल्दी में नहीं है। जब तक मंत्रों का उच्चारण पूरा नहीं हो जाएगा, आगे कोई काम नहीं होगा। हमने अपने जितने भी पर्व हैं उन्हें भी शॉर्टकट कर दिया है। पूजा शॉर्टकट कर दी है, जल्दी कर दो। और पंडित जी को फुर्सत नहीं है, उन्होंने मंदिर खोला हुआ है और टेप रिकॉर्डर में कथा चल रही है। पंडित जी चले गए, कहीं बाजार घूम रहे हैं। शाम को आए, उन्होंने चढ़ावा उठाया, चले गए। ऐसे से आस्था नहीं बचने वाली है। मत बनिए ना आप, अगर मंदिर में पूजा नहीं करा सकते तो, अगर आपको अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो। ये वो विषय है जहां से समस्या शुरू होती है। इसलिए मैं आपके सामने 2-3 चीजें ऐसी रखना चाहता हूं ताकि कम से कम मेरे जाने के बाद इस गांव में 360 या 380 लोग मुझे बताए गए। मुझे नहीं लगता कोई घर पे होगा आज। एक परिवार ने मुझे दोपहर में खाना खिलाया। ऐसे जैसे खाना खाते वक्त मैं सोच रहा था कि ऐसे खाना खाते हुए तो हमने कोई किताबों में देखा था, जिंदगी में तो पता नहीं चला कि ऐसे भी खाना खाते हैं। 300 साल पुराना उनका घर, और घर के अंदर की परंपराओं से लगता था कि वाकई ये 300 साल पुराना घर है। उसको बनाए रखने में क्या समझौते नहीं करने पड़े उन्हें? क्या वो इतने कमजोर लोगों के शहर में कार लेकर के एक बड़ा मकान नहीं बना सकते थे?
लेकिन उन्होंने उसी घर को ठीक ठाक करके, उन आस्थाओं को जिंदा रखते हुए, उस सभ्यता को जिंदा रखते हुए मुझे आधुनिक खाना खिलाया। इसलिए मैं आपसे एक विनती करने आया, और ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई मंच ऐसा नहीं है जिनमें इन मुद्दों को मैंने न उठाया। मैंने कभी किसी मंच से राजनीतिक दल की न बात की, न संगठन की बात की। मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही होता है, अखबार पढ़ते हैं, टेलीविजन पढ़ते हैं, फ्रांस में कौन सी फैशन आई है यह भी आपको पता है, यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है यह भी आपको पता है, लेकिन आपके अपने गांव में एक युद्ध चल रहा है जो आपको दिख नहीं रहा। उस युद्ध को मैं बताने आया हूं। हमारी संसद में हर साल लोग चुन के जाते हैं। हम पता नहीं किन बुनियादों पे चुनते हैं, अपने नेता से क्या उम्मीद करते हैं कि हमारी नजदीकी हमारा काम तो हो ही जाएगा। आपकी संसद में बैठे हुए लोगों ने भारत भूमि का सौदा कर दिया है। आपको इस बात के बारे में पता ना चले, और जो बता रहे हैं उनके बारे में लोग कहते हैं अरे ये तो समाज को भड़का रहे हैं। अगर इसे भड़काना कहते हैं तो जब तक जीवित हूं भारत के हर कोने में भड़काऊंगा। संसद में एक कानून पास हुआ। इस कानून की चर्चा बड़े बड़े प्रवचन देने वालों ने कभी नहीं बताई आपको, बंद कमरे में नहीं बताई, खुले में नहीं बताई। और संचार क्रांति के दौर में ऐसा लगता है कि ये पता न चल जाए कहीं। संसद में एक कानून पास हो गया है। आप सब लोग मोबाइल वाले लोग हैं। मेरे और आपके बीच में मोबाइल के माध्यम से ही मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं। सोशल मीडिया के जो हमारे पर्सनल अकाउंट हैं उसमें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के नाम से वेरीफाइड हमारा फेसबुक पेज है। हमारा ट्विटर हैंडल भी पुष्पेंद्र के नाम से है, वो भी वेरीफाइड है। और हमारे कुछ साथी ये देश भर में जितनी स्पीचेस होती हैं इनको वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम की एक चैनल है, उस पर डालते हैं। इस चैनल का हम सिर्फ यही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर यहां 500-700 लोग बैठे हैं तो ये जो स्पीच है, ये जो आपके साथ डायलॉग है, ये जब करोड़ों लोगों के पास जाए तो जिन विषय को हम उठा रहे हैं वो बात करोड़ों लोगों तक पहुंच जाए। इसलिए आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अगर मेरी बात आपको तथ्यों पे, तर्कों पे, फैक्ट पे, लॉजिक पे ठीक लगे और आप उसको 10 सोर्स से वेरीफाई कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मेरी बात को सच मान लीजिए, उसको वेरीफाई कीजिए, रीचेक कीजिए। और अगर आपको लगे कि बात एकदम ठीक है तो सबसे विनती करता हूं, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र चैनल को 5 लोगों से कहिएगा कि वो इसको देखें। एक आदमी 5 लोगों से कहे कि भाई इसको सुनो, इसमें से कोई गलती निकालो और हमें बताओ कि ये आदमी गलत बोल रहा है, पिछले 10 साल से सही बोल रहा है। तब तो ऐसी सभाओं का फायदा है। आपने सुना, आप निराश हुए, आप उदास हुए और थोड़ी देर के बाद अपने घर चले गए।
हर घर में ये चर्चा हो, मंदिर में ये चर्चा हो, जो आपकी ग्राम सभा है उसमें चर्चा हो, सामूहिक तौर से वी सपोर्ट पुष्पिन पुलसेस पे लगा के देखें और 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक साथ देखें और उसमें से निकालें कि ये जो बात है ये सच में है भी कि नहीं है। और जब संतुष्ट हो जाएं तो एक आदमी 5 लोगों को बताए। ये अपनी बेटियों, बहनों और माओं से भी कह रहा हूं। इतनी खतरनाक है कि मुझे सुनने से पहले आज तक नींद नहीं आई है। अगर आप सच में भारत माता के सपूत हैं और इस भूमि से आप प्यार करते हैं, आपके पूर्वजों की यह भूमि है, तो आपको नींद नहीं आएगी। आप सो गए तो मैं मानूंगा कि फिर आपके लिए आज की रात सिर्फ एक मीटिंग भर थी। युवा बेटियां जरूर देखें, युवा बेटे जरूर देखें कि उनके सामने ये चुनौती आने वाली है। एक बड़े के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर उसको रोक नहीं सकता, न मैं तो अंदर था, मैं तो बाहर खड़ा था और बाहर खड़ा जब से चिल्ला रहा हूं। मुझे चिल्लाते चिल्लाते 12-13 साल होने वाले हैं। आप किसको वोट देंगे, किसको नहीं देंगे, ये मेरा कोई इशू नहीं है, ये आप चाहें। लेकिन जिनको वोट दे रहे हैं वो नहीं बता रहे आपको। इसलिए सत्ताओं के सामने वो बात रखिए जिससे आपकी आने वाली नस्लें सुरक्षित हो जाए। संसद में 1995 में एक कानून में अमेंडमेंट हुआ और 2013 में संसद में उसे पास कर दिया गया। जिनके हक में हुआ वो कभी नहीं चाहते कि भारत के सनातनी हिंदू को यह पता चले। जिन्होंने किया उनको लगा कि अगर हमने बताया तो ये हमसे सवाल पूछ लेंगे। यानी जो शत्रु था उसने अपना काम किया और जो आपके अपने थे उन्होंने भी वही शत्रु जैसा काम किया। भारत की भूमि, इसके बारे में संसद में एक कानून रखा गया और आनन फानन में वो कानून बन करके सर चढ़ के पूरे देश में बोल रहा है, कोई सुनना नहीं चाहता। आपने कभी कभी किसी अखबार में इस 10-12 साल के बाद वो चर्चा में बीच बीच में आया होगा, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, 40 सेकंड की खबर टेलीविजन पे देखी होगी और आपने सोचा होगा यार ऐसा कानून है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे गांव में तो सब पट्टेदार समाज हमारा अपना है, हमारे खेत हैं, हमारा मकान है, हमारे पास ये है, यहां कौन कुछ कर लेगा। आपको पता ही नहीं है। संसद में 2013 में एक कानून रखा गया जिसे आप में से 90% लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि आपकी उर्दू बैकग्राउंड नहीं है। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी कानून। वक्फ का मतलब यह होता है कि किसी के नाम वसीयत कर देना, किसी को दान दे देना। लेकिन वक्फ का मतलब यह होता है कि आपने अपनी जमीन अल्लाह के नाम कर दी है। उस वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर सबसे खतरनाक जो चीज है उसे आप सुन के ना आपको रोना आएगा ना हंसना आएगा, बल्कि लगेगा कि कौन लोग हैं भाई जो दिन रात देश में यहां भाषण, वहां भाषण, यहां भाषण। लेकिन ये बात बताना कोई क्यों नहीं चाहता आपको? आपके अपने हैं तब क्यों नहीं बताना चाहते हैं? क्या लालच राज से बड़ा है?
2013 में संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून रखा गया। इसके तहत इस कानून के सेक्शन 40 ये कहता है कि जो पूरा गांव है जिसे जाटपुर कहते हैं, 300 साल पुराने मकान में जाने के बाद मेरे मन में यही सवाल था, लेकिन उस परिवार से उतने कम समय में यह बात नहीं कहना चाहता था। वो परिवार यहां बैठा है क्या? बैठा है? कहां? हाथ उठाए तो पता चले। अच्छा, अब मुझे लगा कि मैं घर में बहू बेटियां थी, मैं क्या उनको ये समझाऊंगा, तो मैंने कहा मन से कहूंगा तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे। अगर मेरा बस चलता तो मैं कहता है काश ऐसा घर में मैं हमेशा रहता, लेकिन उसको जितनी देर तक मैं देखता रहा मेरे मन के अंदर एक ही सवाल था, ये इनका नहीं है। इन बेचारों को ये पता ही नहीं कि ये इनका नहीं है, लेकिन रह रहे, इसमें इनकी गलती नहीं। ये मैदान, ये मंदिर कुछ भी आपका नहीं है, ऐसा कानून पास हुआ है। आपको लगता होगा कि मन से मैं कैसी बात कर रहा हूं। 2013 में संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून रखा गया। उस कानून का सेक्शन 40 ये कहता है कि ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये मैदान है, ये स्कूल है, अगर कोई वक्फ बोर्ड के दो लोग, वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, एक प्राइवेट संस्था है, उस संस्था के दो लोग इंदौर में बैठ करके, भोपाल में बैठ करके, आसाम में बैठ करके ये कहें कि जो जाटपुर गांव है, इसका मंदिर, इसके मकान, इसका ये मैदान सब वक्फ बोर्ड का है। आप कभी सोचिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। उनको सिर्फ ये कहना है कि ये मंदिर, ये मकान, ये सारी जगह वक्फ बोर्ड की है। तो आप कह सकते हैं क्या शेख चिल्लियों वाली जैसी बात है कि कोई ऐसा भी कह सकता है? उनके ये कहने के बाद वो इस इलाके के एसएचओ को एक कागज लिख के देगा, वो प्राइवेट बॉडी का एक आदमी जिसका पजामा ऊंचा है, कुर्ता नीचे है, वो लिख के देगा कि सारे मकान, ये मंदिर, ये सब वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो आपके मन में ये भाव पैदा होगा कि क्या पागलपने की बात कर रहे हो, हमारे पास ये रजिस्ट्री है, हमारे पुरखे रहते थे, हमारे दादा रहते थे, हम बिजली का बिल दे रहे हैं, हम पानी का बिल। ये एक सामान्य नागरिक यही कहेगा या कुछ और कहेंगे? आप क्या कहेंगे बताइए? आपके पास यही सब प्रूफ होंगे, और क्या कहेंगे? मालूम है क्या क्या कानून पास हुआ संसद में? ये किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं हुआ, ये संसद में हुआ है। जब वो ये कहेगा तो इस इलाके का जो एसएचओ है, उसको उस कानून के तहत वो आपको यहां आएगा और मंदिर के पुजारी को ये पछड़ी पकड़ाएगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी आप इसे खाली कर दीजिए। पंडित जी कहेंगे कि भाई ये मेरे दादा परदादाओं के जमाने से है, होगी। वो सब कुछ कागज दिखाएंगे। कानून का सेक्शन 40 ये कहता है उस बोर्ड का कि अगर पंडित जी ने और इस गांव के लोगों ने अपना गांव खाली नहीं किया तो एक टर्म है इनक्रोचर, जिसे कहते हैं घुसपैठिया। संसद ने यह कहा है कि अगर वो मकान, वो मंदिर, वो मैदान खाली नहीं हुआ तो कानूनन वो आदमी घुसपैठिया घोषित हो जाएगा और पुलिस ताकत से आपको इस मंदिर से, इस शहर से बाहर निकाल के खड़ी कर देगी और आप भीड़ की तरह जाटपुर गांव के बाहर खड़े होंगे। इस देश की कोई व्यवस्था आपके साथ नहीं खड़ी है। फिर आपके मन में दूसरा सवाल आएगा कि हम तो बहुत कानून के मानने वाले लोग हैं, तो आप कोर्ट जाने के लिए जाएंगे।
कानून में यह कहा गया है कि जिसकी जमीन है, जो आप कह रहे हैं कि मेरी जमीन है, आप उन कागजों को लेके देश की ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आपको लगता होगा क्या पागलपने की बात है, लेकिन है ये। आप अपने कागज ले जाकर के, जो वक्फ बोर्ड है, जो मुसलमानों की एक दुकान है, एक संगठन है जो प्राइवेट है, उसके अंदर जाइए और उन मुसलमानों के 5 लोग मुसलमान होंगे, उसमें लोकल एमएलए भी होगा, एमपी भी होगा, मुतवल्ली भी होगा, उन 5 लोगों का एक ट्राइब्यूनल होगा। आप अपनी अर्जी उस ट्राइब्यूनल के सामने दीजिए। यह सुना कभी आपने? हाँ ना में बताइए, सुना आपने? क्यों नहीं सुना? क्यों नहीं सुना आपने भाई? आपको बाकी चीजें कोई सुनाने आता है तो फिर कैसे पता चल जाता है? आपका इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है ये मेरा काम थोड़ी नहीं है, सरकार करेगी, हमारा थोड़ी काम है, हमने चुन के भेज दिया है। भारत का राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, सब कुछ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। इस देश की टोटल भूमि सबसे ज्यादा रेलवे के पास है, फिर डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है,